So today we are going to discuss another important topic that is a cardiomyopathy. देखिए जी, मैंने ना आपको एक चीज बताई हुई है कि हमारे पास जो सीवीएस है ना, सीवीएस के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आपको बताया था कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस का टॉपिक है, स्टेबल अनस्टेबल, उसके बाद एमआई का जो टॉपिक्स हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस कहते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है, हार्ट फेलियर का हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर ये जो आपका कार्डियोमायोपैथी वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो एंडोकार्डाइटिस वाला टॉपिक है, तो जो बच्चे एनआरई वाले हैं ना, जिनके एनआरई के अप्रोच है, उनको मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार जो टॉपिक्स हैं, आपको पता है हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर पेशेंट आते हैं वो ये स्टेमी के होते हैं या नॉन स्टेमी के होंगे, या एंडोकार्डाइटिस के वो पेशेंट होते हैं, या हार्ट फेलियर के होते हैं। और चौथे नंबर पर कार्डियोमायोपैथी का नंबर आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते होते हैं। बाकी जो यूएसएमबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो चीज फर्स्ट एड के अंदर लिखी हुई, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, everything is important, every line is important, every word written in the line is important, and every concept behind that word is important। ठीक है जी, तो सर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कार्डियोमायोपैथी? जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि बच्चों आपने डिजीज के नाम से उस डिजीज का मतलब निकाल लेना है। जैसे कि कार्डियो को क्या मतलब हो गया सर? हार्ट। कार्डियो को क्या मतलब हो गया सर? हार्ट। मायो का क्या मतलब हो गया सर? मायोकार्डियम। क्योंकि हमें पता है कि सर हार्ट की तीन लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। और पैथी का मतलब होता है डिजीज। इसका मतलब सर ये हुआ कि कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी डिजीज जो आपके हार्ट के मायोकार्डियम को क्या करती है, इफेक्ट कर दे, उसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। If there is a impairment or dysfunction of the myocardium of your heart because of any reason, is it the genetic change, is it the external factor, is it the internal factor, is it the compression, is it the dilation, is it the hypertrophy, is it the infiltration, is it the accumulation, is it the deposition of any molecules into your myocardium that can impair the function of the myocardium, is called the cardiomyopathy। ठीक है जी, तो सर इसको डिफाइन करते हैं। कार्डियोमायोपैथी इज डिफाइंड एज cardiomyopathy cardiomyopathy is defined as any disease or any condition, any disease that affects the most important layer of your heart। देखो आपके हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है सर? मायोकार्डियम। अभी आपके हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मायोकार्डियम क्यों है? आपके हार्ट का क्या फंक्शन है सर? पंप करना। तो आपके हार्ट को पंप कौन करवाता है सर? आपकी जो मस्कुलर लेयर होती है। इसलिए हार्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन ही पंप करना है, और वो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी मायोकार्डियम परफॉर्म करती है। इसलिए मायोकार्डियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ योर हार्ट। ठीक है जी, तो हमने कहा कि सर कार्डियोमायोपैथी इज डिफाइंड एज एनी डिजीज दैट इफेक्ट्स द मायोकार्डियम, myocardium of the heart, myocardium of heart, and cause the systolic और डायास्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर क्योंकि ये जो डिफाइन होती है ना, इसके अंदर मैं पूरे टॉपिक का जो एक कोर कंसेप्ट होता है ना वो लिख दिया जाता है कि कार्डियोमायोपैथी सर ऐसी डिजीज है जो मायोकार्डियम को इफेक्ट करती है। और जब आपका मायोकार्डियम इफेक्ट होता है तो उस पेशेंट के अंदर दो कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। या तो उस पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है, या उस पेशेंट के अंदर डायास्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। सिस्टोलिक का फेलियर का क्या मतलब है कि सर हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। कि सर अगर मायोकार्डियम इफेक्ट हो सकती है, और अगर इफेक्ट होती है तो उसकी वजह से पेशेंट का जो सिस्टोलिक फेलियर है, जो सिस्टोलिक फंक्शन है, वो पेशेंट का इम्पेयर हो सकता है। यहाँ दूसरे नंबर पर पेशेंट के अंदर डायास्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। डायास्टोलिक हार्ट फेलियर का क्या मतलब है? हार्ट फेल टू रिलैक्स, हार्ट फेल्स टू रिलैक्स। कि अगर आपका हार्ट बच्चे रिलैक्स ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो प्री लोड है फेल्स टू रिलैक्स।
तो जो उसका प्री लोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्री लोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो जो उसकी कार्डिक आउटपुट है ना, वो कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या इंपेयर हो सकती है। ठीक है जी। तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना डायस्टोलिक के अंदर, वो ये होता है इस पेशेंट का प्री लोड कम होता है, या एंड डायस्टोलिक, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है ना वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट होती है वो भी इफेक्ट होती है। तो ये हमारे पास है कार्डियोमायोपैथी का जो कोर कंसेप्ट है, कि अगर ये जो ब्यूटीफुल मायोकार्डियम आपको सामने नजर आ रही है, देखो ये है मायोकार्डियम, अगर ये मायोकार्डियम किसी भी रीजन की वजह से इंपेयर होती है तो पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। मतलब हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट फेल टू रिलैक्स उस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो हमारे पास कार्डियोमायोपैथी होती है ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली टाइप्स है इसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि सर जो हमारे पास हार्ट का साइज होता है, हार्ट डायलेट एंड एंड इंक्रीज इट्स साइज। कि अगर आपका हार्ट क्या कर जाए, डायलेट कर जाए, तो उस पेशेंट का जो क्या होता है हार्ट का साइज हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। और ये जो हमारे पास देखो वैसे ना जो कार्डियोमायोपैथी होती है ना, इसकी टाइप्स दो होती हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी जो दूसरी टाइप होती है ना, उस दूसरी टाइप की आगे दो टाइप्स होती हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, मैं आपको लिख भी देता हूँ कि जो कार्डियोमायोपैथी है ना, लेट्स सपोज ये मैंने लिखा कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी को ना दो टाइप्स इसकी वैसे होती है, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और एक होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो जो आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है ना, इसकी दो टाइप्स आगे होती है, एक होती है इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, एक होती है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो जो कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी और इंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है ना, फिर इनको हम आगे इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी एंड कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो इस तरह फिर हम जब टोटल इसकी टाइप्स देखते हैं ना, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो ये फिर इसके तीन टाइप्स बनते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहां से आ गई? आपने यहाँ पर डायलेटेड का तो जिक्र ही नहीं किया। आपने जिक्र किस चीज का किया है? आपने कहा कि सर पेशेंट के अंदर हो सकती है इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, पेशेंट के अंदर हो सकती है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ये देखो इसेंट्रिक, अभी ये सारी चीजों को मैं मतलब आपको बताता हूँ पैथोफिजियो उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, फिर दूसरी टाइप जो हाइपरट्रॉफी की ही दूसरी टाइप है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, और तीसरी हमारे पास आती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ये जो दोनों होती है ना, ये आपकी हाइपरट्रॉफी की सब टाइप्स हैं। हाइपरट्रॉफी की ये सब टाइप्स हैं। तो इसके अंदर जो इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है ना बच्चे, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी को ही हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। किसको? इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का जो दूसरा नाम है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो इसको आपने इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी भी लिखना है। किस तरह डेवलप होती है मैं आपको वो अभी आगे जाके लिख आप पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना, फिलहाल आप इसको यहाँ पर लिख लो। अगर इस पेशेंट के अगर आप हार्ट के साइज की बात करो तो देखो ये है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज आपको नजर आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको ये डायलेट नजर आ रहा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये डायलेट नजर आ रहा है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट नजर आता है तो उसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमायोपैथी, यहाँ इसको हम कहते हैं कि सिस्टोलिक फेलियर, क्योंकि जब आपका हार्ट सिस्टोल कर जाता है ना, या सॉरी जब आपका हार्ट डायलेट हो जाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है सर? इंक्रीज थिकनेस, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल। कि अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल या आपके हार्ट का कोई भी पार्ट है और उसकी थिकनेस अगर इंक्रीज हो जाए, मोस्ट कॉमनली किस एरिया की थिकनेस हमारे पास इंक्रीज होती है? आपका जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का साइज इंक्रीज हो जाता है ज्यादातर। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मिट्रल वाल्व के ये पास वाला एरिया होता है ना, ये वाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरीमिट्रल एरिया। तो जो आपके पास पेरीमिट्रल एरिया है ना,
इस एरिया के अंदर भी आपको पेरिमेट्रल एरिया, यहाँ पर भी आपको साइज इसका इंक्रीज मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास पेशेंट में हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी पेशेंट की हो जाती है, कि उसके जो हार्ट की थिकनेस अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर आपको इंक्रीज थिकनेस नजर आ रही है, इंक्रीज थिकनेस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपरट्रॉफिक। वैसे इसका नाम हुक्म भी होता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी इसको कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि डायलेटेड क्या होती है पेशेंट की, हाइपरट्रॉफिक क्या होती है और रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है। तो डायलेटेड में आपका हार्ट डायलेट कर जाता है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो थिकनेस होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की या आपके पूरे हार्ट की हम बात कर लें तो जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर बात करते हैं कि सर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, के रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है। रिस्ट्रिक्टिव में आपने याद रखना है कि इस पेशेंट में इंक्रीज डेपोजिशन में यहां मैं वर्ड यूज करता हूं इनफिल्ट्रेशन, इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन और अकेमुलेशन of different substances और particles, कि अगर आपकी मायोकार्डियम के अंदर, बच्चे नोटिस करना है, अगर आपकी इस मायोकार्डियम के अंदर, ये नोटिस करो, मायोकार्डियम के अंदर अगर कोई चीज डिपॉजिट हो जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूं वो ग्रेनुलोमा डिपॉजिट हो गया, लेट्स सपोज मैं कहता हूं वो आयरन डिपॉजिट होगी, लेट्स सपोज मैं वो कहता हूं कि मतलब कि एमाइलोइड डिपॉजिट हो गया, तो अगर आपकी मायोकार्डियम की देखो ना उसमें सिस्टोलिक फेलियर हो रहा है, मतलब कि वो डायलेट भी नहीं हो रहा, उसकी हाइपरट्रॉफी भी नहीं हो रही, लेकिन रीजन क्या है कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर मायोकार्डियम के अंदर जो डिफरेंट इंफ्लामेटरी सेल्स हैं या जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जब वो उसके अंदर डिपॉजिट होंगे तो आपका हार्ट फेल टू रिलैक्स, वो जो मायोकार्डियम है ना वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ठीक होती है इस पेशेंट की, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर नहीं होता, लेकिन इस पेशेंट को होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, कि जो पेशेंट का हार्ट है वो रिलैक्स नहीं कर पाता क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर क्या हो चुकी है, डेपोजिशन हो चुकी है। वो किस किस चीज की डेपोजिशन है उसको हम यहाँ पर अभी ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, एक एक जो टाइप है ना इसको हम पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, हमें थोड़ा बहुत इसकी जो टाइप्स है ना उसका आइडिया हो गया है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो कि एक सब टाइप ही है इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी की, फिर हमने बात की हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो हमारे पास कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी की टाइप है, फिर हमने तीसरे नंबर पर बात की रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कि सर इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये जो हमारा हार्ट डायलेट हो रहा है इसका रीजन क्या होता है, तीसरे नंबर पर उसको डायलेट करने के कॉजेज क्या क्या होते हैं, चौथे नंबर पर अगर कॉजेज डायलेट हार्ट कर जाता है पेशेंट में सिम्टम्स क्या आ सकती हैं, फिर हम लास्ट पे उसको ट्रीट भी करेंगे, ठीक है। सर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये हमारी मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है, जो ज्यादातर पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे ना आपके पास कार्डियोमायोपैथी के अंदर, तो उनमें सबसे ज्यादा वो इंसेंटिक हाइपरट्रॉफी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ प्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों अक्सर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ना, जो यूवर्ड के एमसीक्यूज के अंदर आप ज्यादातर होगे, वो होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और इंसेंटिक हाइपरट्रॉफी के अंदर कंफ्यूजन, क्योंकि बंदे के ज़हन में होता है कि जो हमारे पास हाइपरट्रॉफी है ना वो वही उसी की बात कर रहा है जो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो उसी को समझ रहा होता है। हालांकि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हमारी सब टाइप है किस चीज की, सर इट्स द सब टाइप ऑफ द हाइपरट्रॉफी, तो इसलिए मैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लिखूं या मैं यहाँ पर इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी लिखूं, इसका मतलब सेम ही होता है। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसेंट्रिक हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसेंट्रिक हाइपर ट्रॉफी, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने क्या कहा सर, सबसे पहला जो एमसीक्यू है कि इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी डिजीज होती है, तो मोस्ट कॉमन होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कॉमन मोस्ट कॉमन कार्डियो मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास ये वाली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जो हमारे पास हार्ट डायलेट हो रहा है ना, इसके डायलेट होने का रीजन क्या होता है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ से आपके जो मायोकार्डियम है ना इसका थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उसका सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि हमारे हार्ट का जो मायोकार्डियम है वो मायोकार्डियम मसल के सेल से, मायोसाइट से मिलकर बनता है। और अगर मैं एक मायोसाइट को लूं, ये हमने लिया एक मायोसाइट सेल, एक मायोसाइट सेल के अंदर क्या होते हैं सर, क्योंकि आपके हार्ट ने कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तो जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है सार्कोमियर। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर होते हैं सार्कोमियर। मस्कुलोस्केलेटन के अंदर वैसे हम मजीद पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सार्कोमियर्स और क्या इनकी, इन फिलामेंट्स का क्या हमें मतलब फायदा क्या होता है। तो ये जो आपके पास सार्कोमियर्स होते हैं ना, सारा जो फड्डा होता है ना वो इन सार्कोमियर्स का होता है, सार्कोमियर्स। क्योंकि सार्कोमियर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द मायोसाइट। तो इन्हीं सार्कोमियर्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्हीं सार्कोमियर्स के ऊपर जब स्लाइडिंग होती है ना, तो आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या जो रिलैक्सेशन होती है ना वो तब होती है हमारे पास, ठीक है। अब सार्कोमियर क्या करते हैं नॉर्मली, तो बच्चों ये एक दूसरे के ऊपर ना स्लाइड करते हैं इस तरह, ये देखो, ये जो पहला नंबर 1 और ये जो नंबर 2 है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तुम्हारे हार्ट के अंदर क्या होती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो जाती है जब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते होते हैं, जिसको हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब सर ऐसा क्या हुआ इन सार्कोमियर्स के अंदर, जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी है ना वो इन सार्कोमियर्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। इन सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होनी है। वो अरेंजमेंट ही डिफाइन करेगी कि उस पेशेंट में इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है या उस पेशेंट के अंदर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है। तो अगर हमारे पास किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से या किसी कॉज की वजह से, जो आगे जाकर मैं आपको कॉजेज लिखाऊंगा, कि आपका जो सार्कोमियर है, इस सार्कोमियर के ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं, अगर इनकी जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास इस तरह नॉर्मल, ये है आपके पास नॉर्मल अरेंजमेंट, जिसमें कुछ सीरीज मैनर के अंदर है, कुछ पैरेलल मैनर के अंदर है, तो जिन्होंने आपके हार्ट के नॉर्मल इंटेग्रिटी को ना मेंटेन किया हुआ है। तो अगर किसी कॉज की वजह से ये सार्कोमियर की ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरे है, ये हमारे पास एसिमेट्री हो जाए, ये हमारे पास एबनॉर्मल हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। देखो किस तरह एबनॉर्मल हो जाए, कि अगर आपके ये जो सार्कोमियर्स हैं दे स्टार्टेड टू अरेंज्ड इन अ सीरीज मैनर, तो ये क्या करें, ये इस तरह अरेंज होना शुरू हो जाए एक दूसरे के आगे। अब अगर ये हमारे पास सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो सीरीज मैनर के अंदर अरेंज, सीरीज मैनर के अंदर तो आपको पता है कि एक चीज दूसरी चीज के आगे लगती है, जैसे हम लाइट्स को भी लगाते हैं या जो बल्ब होते हैं ना, इनके अंदर सीरीज मैनर फॉलो होता है कि एक बल्ब के आगे हम दूसरे को लगाते हैं, दूसरे के आगे हम तीसरे को लगाते हैं। तो अगर आपके सार्कोमियर एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये सीरीज मैनर के अंदर क्या है, अरेंज होना शुरू हो जाए, तो जब ये सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होंगे ना, तो देखो ये जो नंबर 1 वाली डायग्राम है और ये जो हमारे पास नंबर 2 वाली डायग्राम है, नंबर 1 वाली के अंदर देखो कि हमारे पास नॉर्मल अरेंजमेंट है, तो आपके हार्ट का ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर गेन होता है। लेकिन अगर ये सार्कोमियर क्या करें, ये सीरीज मैनर के अंदर अटैच हो जाए, जब ये सीरीज मैनर के अंदर अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे पास मायोसाइट के साइज को इंक्रीज कर देंगे। लेट्स सपोज ये देखो, ये सीरीज मैनर के अंदर अरेंज हो रहे हैं, ये ऐसे, जब ये सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होंगे, तो जो आपका वेंट्रिकल है उसका साइज क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली किस तरह था, देखो नॉर्मली हमारे पास है इस तरह की अरेंजमेंट, ये देखो ये है नॉर्मल अरेंजमेंट, तो हमारे पास मायोकार्डियम का साइज इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जब ये सार्कोमियर क्या कहते हैं, सीरीज मैनर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, किस मैनर में, सीरीज मैनर में, मतलब एक दूसरे के आगे आगे लगना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो हार्ट का साइज होता है या जो हमारे पास डायलेशन होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जब भी सार्कोमियर सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। क्या कहा जाता है इनको, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, जब सार्कोमियर सीरीज मैनर के अंदर क्या हो जाएं, अरेंज होना शुरू हो जाएं। उसका कोई भी कॉज हो सकता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि जो हमारे पास जो जीन्स इस चीज को कंट्रोल कर रही होती है ना, कि हाँ भाई सार्कोमियर तूने यहां पर लगना है, तूने यहां पर लगना है, तूने यहां पर लगना है, जो इस अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रही होती है, जैसे आपके पास टीटीएन जीन होती है, वो टीटीएन जीन क्या करती है, इस सार्कोमियर की जो नॉर्मल अरेंजमेंट होती है ना वो उसको कंट्रोल करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी टी एन जीन, सार्कोमियर की नॉर्मल अरेंजमेंट को कंट्रोल करती है। तो अगर आपकी इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए ना, टीटीएन जीन के अंदर, जो आगे टाइटिन प्रोटीन को रेगुलेट करती है, और टाइटिन प्रोटीन असल में ये सारा काम को देख रही होती है, तो टीटीएन जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से अब सार्कोमियर नॉर्मल अरेंजमेंट के अंदर नहीं लगेंगे। और अगर ये नॉर्मल अरेंजमेंट के अंदर नहीं लगे, तो अगर वो सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाएं, तो वो क्या काज कर देंगे सर, हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी
या इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो ये सिर्फ सार्कोमियर का डिफरेंस होता है आपकी डायलेशन के अंदर और आपकी हाइपरट्रॉफी के अंदर। अब वो सीरीज में अगर अरेंज हो जाए तो आपके हार्ट को डायलेट कर देंगे, जो मैंने आपको बता भी दी ना कि ये देखो जब सीरीज में होगी तो वो जो हमारे पास साइज हो जाएगा ना वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिसको हम कह रहे हैं इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। और अगर यही आपके पास क्या कर जाए, ये आपके पास अरेंज हो पैरेलल मैनर के अंदर, तो हमें वहां पर हाइपरट्रॉफी नजर आती है। क्या नजर आती है बच्चों आपको वहां पर? है हाइपरट्रॉफिक नजर आती है। अब देखिए जब ये सीरीज मैनर के अंदर अरेंज होंगे तो आपका जो हार्ट है ना, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई साइज ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जिस चीज का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे शायद मैं आपको कल भी कंसेप्ट बता रहा था, हमने और उसमें एस्थमा में पढ़ा था या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें जो आपके लंग्स के अंदर जो उनकी एक्सपेंशन होती है ना, वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब वो आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है कि मजीद एयर नहीं आती उनके अंदर। तो इसी तरह जो हमारे पास, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगी तो वो प्रॉपरली आपके जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर एयर को बाहर नहीं निकाल रहे होते। तो इसी तरह जो बच्चे आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर भी क्या है, डायलेट हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, मगैली हो गई है। तो जब ये मगैली होगी या साइज इंक्रीज होगा तो आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन करने के क्या है, इसकी ना कॉन्ट्रैक्शन करने के सर दो रीजन हैं। एक रीजन है सर हमारे पास इसकी डायलेशन के, क्योंकि ये डायलेट हो गए उसकी वजह से हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। दूसरा इसकी रीजन होती है वीकनेस, क्योंकि इसकी वॉल हमारे पास वीक हो रही है। आपने मुझे खुद बताना है कि एक तरफ मेरे पास ये वाला सार्कोमियर है, मायोसाइट है, एक तरफ मेरे पास ये वाले मायोसाइट्स हैं, तो इन दोनों में से कौन से वीक हैं ज्यादा? सर इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी वाले ज्यादा वीक हैं। तो जो चीज ज्यादा वीक होती है, या जो हमारे पास अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो अपने जरा आप समझ नहीं पाए तो फिजियोलॉजी समझे जाना। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा सर, कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी। जब आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होगी, और ये कार्डिक आउटपुट क्यों कम हो रही, क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम दैट एक्सपेल फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। कि एक दफा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकालता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा तो स्ट्रोक वॉल्यूम की जाहिर बात है वो कम बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। जब पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम या पेशेंट की कार्डिक आउटपुट भी कम हो, तो मैं आता हूँ डॉक्टर साहब उस बात के ऊपर परेशानी होना। जब पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट कम होती है तो आगे क्या लगे होते हैं सर, बैरोसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। यहाँ पर लगे होते हैं बैरोसेप्टर्स एंड द कीमोरिसेप्टर्स। अब आपको पता है कि कम ब्लड बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट का जो बीपी होता है वो बीपी डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इस पेशेंट का डिक्रीज होता है। जब ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमने कहा था ना कि ये जो आपके बैरोसेप्टर्स होते हैं ये यहाँ से आपके प्रेशर को मेजर करेंगे और फिर आपके ये रिस्पॉन्स देंगे किसको, जो मिडुला ऑब्लंगेटा के अंदर बैठा हुआ है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटैरस। एनटीएस को कहेंगे भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज आ रहा है, एनटीएस तो ओ माय गॉड देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो एनटीएस फिर हमारे पास क्या कर देता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या दो फैक्टर्स होते हैं सर, देयर आर टू फैक्टर्स। एक तो वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है और दूसरे नंबर वो हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। तो जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो चूंकि इस पेशेंट के अंदर भाई जितनी मर्जी हार्ट रेट इंक्रीज करवा लो उसका हार्ट कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा प्रॉपरली, उस बंदे का हार्ट कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा, आप जितनी मर्जी पीछे से हार्ट रेट इंक्रीज करवा रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से उसकी हार्ट रेट को इंक्रीज करोगे, बार बार उसको स्टिमुलेट दोगे ना, तो बच्चे उस पेशेंट के अंदर अरिथमिया का चांस इंक्रीज हो जाता है और इसकी जो डेथ होती है वो अरिथमिया से डेथ होती है इस पेशेंट की। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली बताता कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट की डेथ अरिथमिया की वजह से होती तो शायद आपको समझ ना आता, लेकिन हमने उसको पूरा फ्लो देख लिया है। कार्डिक आउटपुट कम, बैरोरेसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि भाई बीपी कम है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपकी एवी नोड के ऊपर आके उनकी स्टिमुलेशन को करता है, वो जिस तरह करता है वो भी हमने पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के अंदर पढ़ा हुआ है, हमने उस पेशेंट के अंदर मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल के अंदर पढ़ा हुआ है। तो एट द एंड क्या करता है, वो हार्ट रेट इंक्रीज करने की कोशिश करता है कि हम इसके बीपी को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें, हम इसको नॉर्मल करने की कोशिश करें, हम बीपी डिक्रीज को कंपनसेट करने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट इंप्रूव नहीं होती। लेकिन नुकसान क्या हो जाता है, बार बार स्टिमुलेशन की वजह से आपके हार्ट की जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वो इफेक्ट हो जाती है एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और इट कैन लीड टुवर्ड्स द अरिथमिया। और अगर कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट की डेथ होगी तो वो अरिथमिया की वजह से होती है। दूसरे नंबर पर सर यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बच्चे आपको एक और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना पड़ेगा। वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी तो पेशेंट का आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपकी अयोटा की वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, लेट्स सपोज, तो अगर अयोटा की वैसो कंस्ट्रिक्शन है तो उसकी वजह से उसका क्या होगा सर, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो एरिया है वो एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम होता है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारे पास अयोटा के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो आफ्टर लोड है वो आफ्टर लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर वो थोड़ा बहुत ब्लड बाहर निकाल भी रहा था, थोड़ी बहुत कंट्रैक्शन होके, अब वो बाहर आगे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आ गई, आफ्टर लोड ज्यादा हो गया, तो वो बेचारा वो ब्लड भी बाहर नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन हमारे पास और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होती है तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट फेलियर की या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की जो सिम्टम्स होती हैं वो और ज्यादा वर्स होती हैं। इसलिए अगर आपने देखा हो ना तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हार्ट फेलियर या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट आता है ना तो उसको सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से कि सर पेशेंट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का है, उसका हार्ट आगे प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, आप उसको ऊपर से बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे हैं, तो पेशेंट की तो डेथ ही नहीं हो जाएगी। सर पेशेंट की उस वजह से डेथ हो ना हो, ये जो हमारे पास अरिथमिया, जो इतना डेंजरस अरिथमिया डेवलप हो रहा है, इस वजह से पेशेंट की सडन डेथ होती है। ये हमने उस दिन एवेल्युएशन के अंदर भी पढ़ा था। तो उस एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हम उस पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कैसे डेवलप होता है, आपका हार्ट डायलेट कैसे कर रहा है, क्योंकि सार्कोमियर्स सीरीज मैनर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, टाइटिन प्रोटीन्स या टीटीएन जिन के अंदर म्यूटेशन की वजह से हमारे पास ये डिस अरे हो रहा है। और तीसरे नंबर, जब ये हमारे पास डायलेट होता है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो कंडीशन है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसलिए अगर मैं आगे जाके आपको ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा, इस पेशेंट के हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ही ज्यादातर इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये कौन कौन से कॉजेज हैं जो हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यहाँ पर काज कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी सारी बुक ने इस सेम निमोनिक लिखा हुआ है, वो है ABCCCD, ABCC, फिर हमारे पास क्या सी आता है, फिर मेरे पास डी आता है। अब यहां से आपने बात को समझना है कि सर ये जो कॉजेज हैं ये ABCCCD से याद रख रहे हैं ना, यूएसएमएलई के अंदर भी इसी तरह से, मतलब बंदे को जब ये निमोनिक है, ये मैं कहता हूँ कि 3-4 निमोनिक आपको मैं पूरी फर्स्ट एड के अंदर बताऊंगा जो यूएसएमएलई एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करते होते हैं, और उनमें से एक ये वाला निमोनिक है, उनमें से एक निमोनिक है। वैसे तो आप हंड्रेड्स ऑफ निमोनिक्स पढ़ते हो फर्स्ट एड के अंदर, लेकिन जो एट द एंड डे एग्जाम डे के अंदर आपको हेल्प करते हैं ना, इंशाल्लाह मैं वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा, और ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट है तो उसके कॉजेज को याद रखना भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको जो हिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट या यूएसएमएलई एग्जाम के अंदर वो सीधा सीधा कॉज वगैरह नहीं पूछते होते, तो वो इस चीज को घुमा के देंगे। लेकिन अगर आपकी बेस अच्छी है ना, आपको पता है कि हाँ इस वजह से ये होता है, इस वजह से ये सिम्टम्स हो सकती हैं, तो फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि सर ए से याद रखना है सर अल्कोहल। ए से क्या याद रखना है पेशेंट, अगर हमारे पास पेशेंट अल्कोहलिक है तो अल्कोहल के अंदर एथेनॉल होती है, और वो एथेनॉल क्या करती है, जाके आपके सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट को डिसअरे कर देती है, उस अरेंजमेंट को खराब कर देती है। और अगर वो अरेंजमेंट खराब होके सीरीज मैनर के अंदर लगना शुरू कर दे इस तरह, अगर वो अरेंजमेंट खराब होके सीरीज मैनर के अंदर लगना शुरू कर दे, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा सर, पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या इंसेंटिक हाइपरट्रोफी। मैं बार बार ये दोनों वर्ड्स को इकट्ठा यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है ये खत्म हो जाए। तो पहला काज होता है अल्कोहल, दूसरा काज होता है बेरी बेरी, या जिसको हम कहते हैं वेट बेरी बेरी। अब ये ड्राई बेरी बेरी या जो वेट बेरी बेरी होती है, ये हमारे पास होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से, डिक्रीज विटामिन B1, या जिसको हम थायामीन कहते हैं, थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको वेट बेरी बेरी या ड्राई बेरी बेरी होता है। वेट बेरी बेरी के अंदर आपको हार्ट रिलेटेड सिम्टम आते हैं, जैसे कि इसको नॉट ओनली इसमें कार्डियोमायोपैथी, इस पेशेंट के अंदर लेट्स सपोज
हार्ट रेट की इंक्रीज भी हो सकती है ये थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी इस पेशेंट के अंदर हो सकती है, और थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें बाजू का इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर डायरेक्टली भी नजर आ सकता है। तो ये 3-4 कॉजेज होते हैं आपकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी या थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, उनमें से एक ये है कि उस पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर सी। सी से आपने याद रखना है चिगास डिजीज। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है ये चिगास डिजीज किस बात की वजह से होती है? इसका काज क्या होता है चिगास डिजीज का? इन्फेक्टियस एक डिजीज है, इसका कॉज क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द चिगास डिजीज? स्टूडेंट यू आर वेरी नोटी, यू डोंट वांट टू शेयर योर ब्रिलियंट नॉलेज विद अस। जैसा कि डॉक्टर किरण ने अपना ग्रेट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, और उन्होंने बताया कि सर जो अफ्रीका के अंदर ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी है, ट्राइपेनो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, तो इस ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की वजह से आपको चिगास डिजीज होती है। और इसको मैं याद रखने का ना एक सिंपल ट्रिक भी बताता हूँ। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक होता है सी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के अंदर सी है, इस पेशेंट की जो डिजीज होती है वो भी उस डिजीज के अंदर भी सी है, और जो ये चीजें काज करती हैं उनके अंदर भी सी आता है। मतलब कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी आ गई उसमें भी सी होता है। ठीक है। उसके बाद है जी एसोफेगस की, मतलब कि उसका एसोफेगस का भी ये साइज इंक्रीज कराती है, मतलब उसकी भी ये मिगैली करवा देती है। तो सी से याद रखिएगा आप कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की वजह से क्या हो रहा है सर? चिगास डिजीज होती है, चिगास डिजीज। इस चिगास डिजीज के अंदर वैसे मल्टीपल सिम्टम्स आती हैं, लेकिन एक दो आपने जरूर याद रखनी ताकि हमारी इन्फेक्टियस डिजीज भी अच्छी होती जाए साथ साथ। एक हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और दूसरा इस पेशेंट के अंदर जो एसोफेगस होती है ना उसकी भी मैगैली हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजी क्या करता है, ये हर चीज के साइज को बढ़ा देता है। आपके हार्ट के साइज को बढ़ा देता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कर देता है, आपकी एसोफेगस के साइज को भी इंक्रीज कर देता है, जिसको हम कहते हैं एसोफिगोमिगैली। तो ये हम आपने याद रखना है, दैट इज द काज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सर इसके अलावा कोई और काज भी हो सकता है? जी सर बिल्कुल कॉज हो सकता है, जैसा कि कोकेन। अब कोकेन के अंदर आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास पेशेंट होगा यंग पेशेंट, यंग पेशेंट है, सिस्टोलिक फेलियर की सिम्टम के साथ आ रहा, मतलब कार्डिक आउटपुट कम है, और पेशेंट के अंदर डिस्निया, हार्ट फेलियर है, पेशेंट के अंदर दूसरे नंबर पर लेफ्ट हार्ट फेलियर की सिम्टम्स आ रही हैं, राइट हार्ट फेलियर की सिम्टम आ रही हैं, डिस्निया है, कफ है, पेरिफेरल एडीमा है, जेवीपी रेज है, नटमैग लीवर है, असाइटस है, मतलब बाई वेंट्रिकुलर फेलियर सिम्टम्स आती हैं पेशेंट के अंदर ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर। तो अगर यंग पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने उस पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी। क्या करना उस पेशेंट की आपने ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी, क्योंकि हमें पता है ये जो कोकेन होती है, ये कोकेन आपके हार्ट की बड़ी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। ये आपके हार्ट के अंदर इवन तो सडन कार्डिक डेथ सिंड्रोम भी ये काज करवा सकती है, यही कोकेन अरिथमिया भी काज करवाती है। कैसे काज करवाती थी, उस दिन मैंने आपको फैज ने शायद क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसको रिप्लाई किया था कि कैसे कोकेन करती। मैंने पूरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताया था कि कोकेन क्या करती है, कि जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है ना, ये क्या है न्यूरो, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करती हैं? आपकी न्यूरॉन्स। तो उस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूरॉन क्या करती है, अपना मैसेज देती है इस मसल को, फिर आपका मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये मैसेज किसके जरिए देती है? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के जरिए, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। तो जो आपकी कोकेन है ना बच्चे, कोकेन पता क्या करती है, यहाँ पर जो आपके पास प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ना, यहाँ पर आपके पास होते हैं री अपटेक चैनल्स, री अपटेक चैनल्स। कोकेन डायरेक्टली जाके इन री अपटेक चैनल्स को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जब री अपटेक चैनल्स इनहिबिट होंगे तो बच्चे प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन ज्यादा होती है, वो एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा इंक्रीज करती है, वो आपके मसल्स को बार बार स्टिमुलेट करती है। तो या तो उस पेशेंट के अंदर अरिथमिया डेवलप हो जाता है, या उस पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है। अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है कि वो पिछले 12 मंथ से 18 मंथ से 12 टू 18 मंथ तक कोकेन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है कि भाई इतनी ज्यादा कोकेन यूज करने की वजह से पेशेंट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर और क्या काज हो सकता है, और इसके अंदर अगर यंग बच्चा है
तो यंग बच्चे के अंदर कॉक्सैक्सी वायरस जो होता है ना बच्चे, इस कॉक्सैक्सी वायरस की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। और ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉक्सैक्सी बी वायरस। ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, ये काफी सारी डिजीज का रज करवाता है। रिस्पायरेटरी फेलियर की मतलब के जो डिजीजेस होती हैं या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ये कॉक्सैक्सी बी वायरस की वजह से होता है। और ये बच्चों के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी काज कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए तो कहता हूँ, यूवर्ड को सॉल्व करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है तो वो होती है एज। तो यहाँ से हम हर चीज को उस एज के साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे को 10 to 20% क्वेश्चन सिर्फ आप एज की बेस के ऊपर सही करते होते हैं। अगर आपको पता हो ये बच्चा है, बच्चे के अंदर ये डिजीज हो सकती है, एल्डर है ये डिजीज हो सकती है, अफ्रीकन अमेरिकन है ये डिजीज हो सकती है, हमारे पास पेशेंट एल्डर है तो ये डिजीज हो सकती है, पेशेंट यंग है, फीमेल है, ये डिजीज हो सकती है। जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल्स भी देता हूँ कि अगर यंग फीमेल है तो उसमें ऑटोइम्यून डिजीज बहुत कॉमन होती है। एसएलई हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। अगर हमारे पास मेल है वो दूसरे नंबर पर हमारे पास एल्डर है, मतलब 60 65 साल का, तो उनके अंदर जीआईटी के जो ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। बात आपको समझ आ गई है। और इसी तरह अगर एक यंग पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और वो फीमेल है, यंग है 30 35 साल और फीमेल है, उसमें हाइपर टेंशन है, तो आपको पता है उस पेशेंट में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हो सकता है। अगर वही फीमेल 50 साल के बाद आ रही है तो उसका काज टोटली चेंज हो जाता है, अब उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये इसलिए मैं आपका कहता हूँ कि एज फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कॉजेज होते हैं ये डिफरेंट एज जो लिमिट्स होती हैं उनमें डिफरेंट कॉजेज होते हैं। जैसे कि आपको पता है यंग बंदा है वो ड्रग्स ज्यादा लेते हैं तो ड्रग्स की वजह से डिजीज हो सकती है। एल्डर्स ज्यादा है उनका डाइट प्लान अच्छा नहीं होता तो उसकी वजह से ज्यादा डिजीज होती हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है इस वजह से उनको ज्यादा डिजीज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप यहाँ पर याद रखनी है। लास्ट पे आते हैं कि सर डी, डी से आपने याद रखना डॉक्सीरोबिसिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। डॉक्सीरोबिसिन तो मैं आपको कीमोथेरेपी के अंदर ये पढ़ाऊंगा। डॉक्सीरोबिसिन है एंटी कैंसर थेरेपी या कीमोथेरेपी के तौर पर ये ड्रग यूज होती है। कीमो थेरेपी के अंदर ये ना डॉक्सीरूबिसिन ड्रग्स यूज होती है और इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ठीक है जी। वैसे तो इसका कॉज आपके पास वो सार्कोडोसिस वगैरह भी लिखवाते हैं कि सार्कोडोसिस की वजह से भी पेशेंट के अंदर, या हीमोक्रोमाटोसिस, इनकी वजह से भी पेशेंट में ना स्टेंटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है। लेकिन वो ज्यादातर जो हीमाक्रोमाटोसिस या सार्कोडोसिस है ना वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को ज्यादातर काज करवाती है, बट दे कैन आल्सो काज अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो ये बच्चों आपने इसके कॉजेस को क्या रखना है, याद रखना है। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द हाउ द पेशेंट ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी प्रेजेंट्स टुवर्ड्स यू, कि ये पेशेंट किन सिम्टम के साथ ना प्रेजेंट करता होता है। सबसे पहले मैंने कहा कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है सर, सिस्टोलिक फेलियर है। पेशेंट के अंदर क्या, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, कि उसका फेल भाई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, उसका हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले पेशेंट के अंदर होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर। सबसे पहले पेशेंट में क्या होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। एंड यू नो दैट लेफ्ट हार्ट फेलियर इज ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द राइट हार्ट फेलियर। जब भी पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो उसको राइट हार्ट फेल भी हो जाता है। ये कल हार्ट फेलियर का टॉपिक है तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। वैसे कई दफा बताया भी हुआ कि हमारे पास पल्मोनी कंजेशन हो जाती है, पल्मोनी कंजेशन की वजह से हमारे पास जो पल्मोनी आर्टरी है उसके अंदर बार बार ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है राइट वेंट्रिकल को। एट द एंड हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है या जो राइट हार्ट है उसका भी फेलियर हो जाता है। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए सर कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि यार इस पेशेंट का मतलब जो हार्ट है वो उसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। तो इसका क्राइटेरिया जो हम इंटरनेशनली फॉलो कर रहे हैं वो है कि अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो पेशेंट में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, अगर 40% से ज्यादा हो तो वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, अब देखें जब पेशेंट में लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है और राइट हार्ट फेलियर होता है तो पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अब आपने मुझे बताना है कि अगर पेशेंट में लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो कौन सी सिम्टम्स आती हैं ज्यादातर। कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रेट आंसर। व्हाट कैन बी द सिम्टम्स इफ द पेशेंट हैज हार्ट लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से कौन सी सिम्टम्स आती हैं। सर ऑर्थोपेनिया, नोक्चुरल डिस्पनिया और पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा एंड नोक्चुरल डिस्पनिया और ऑर्थोपेनिया शायद। ऑर्थोपेनिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो पोजीशन चेंज करता है उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल जबरदस्त आपने बताया।
लेकिन मैं आपकी इस बात को ना अगर इजी कर दूं तो हमारे लिए ज्यादा काम बेहतर होगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी सिम्टम्स आती हैं। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी सिम्टम्स आती हैं, जैसे कि आपने बताया कि सर पेशेंट में कफ होगी, पेशेंट के अंदर ऑर्थोपीनिया होगा, या जिसको हम चलें लिख लेते हैं डिस्निया होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडीमा, और पल्मोनरी एडीमा की वजह से असल में इसमें ऑर्थोपीनिया हो रहा होता है। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से आपको पल्मोनरी सिम्टम्स आती हैं। राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट के अंदर पेरिफेरल सिम्टम्स आती हैं। पेरिफेरल सिम्टम्स, और वो क्या पेरिफेरल सिम्टम्स होती हैं सर? पेशेंट के अंदर नेटमेक लीवर हो गया, पेशेंट के अंदर असाइटस हो गया, पेरिफेरल एडीमा हो गया, तो इनको हम पेरिफेरल सिम्टम्स कहते हैं। असाइटस हो सकता है, पेशेंट के अंदर नटमैग लीवर हो सकता है। ये कल हम हार्ट फेलियर के टॉपिक्स में दोबारा इनको पढ़ेंगे। और पेशेंट के अंदर लोअर लिम्स के अंदर एडीमा, या जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल एडीमा, आपको नजर आ सकता है। तो ये है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते होते हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है पेशेंट तो सर पल्मोनरी सिम्टम्स है, राइट हार्ट फेलियर है तो पेरिफेरल सिम्टम्स हमें उस पेशेंट के अंदर नजर आती हैं। और ये जो पेशेंट आपके पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथिक है तो इसके अंदर बाई वेंट्रिकुलर फेलियर सिम्टम, मतलब लेफ्ट हार्ट फेलियर की भी सिम्टम्स नजर आती हैं, और इस पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर की भी सिम्टम्स आपको नजर आती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर और पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है। पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, आपके ब्रेन को हार्ट ब्लड कम मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर लाइट हेडेडनेस रहती है, अक्सर लाइट हेडेडनेस रहती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर पेशेंट को डायाफोरेसिस आती है, मतलब पसीना आता है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है इस पेशेंट को डायाफोरेसिस क्यों हो रही है? व्हाई देयर इज डायाफोरेसिस इन द पेशेंट होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाँ जी, डायाफोरेसिस इसको क्यों हो रही है? ऐसा तो हमने कुछ चीज पढ़ी नहीं है कि इसको पसीना आना शुरू हो जाए। सिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा सर। सर इस पेशेंट कंट्रैक्ट का की वजह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जो मैंने आपको आगे भी बताया था ना, कार्डिक आउटपुट कम है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से पेशेंट के अंदर हमें डायाफोरेसिस नजर आती है, ठीक है जी। इसके अलावा सर, इसके अलावा भी कोई और सिम्टम्स आती हैं, जैसे कि अभी आई थिंक खयाम ने कहा था कि सर इस पेशेंट के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन भी होती है। इस पेशेंट के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन भी होती है। तो हम मिट्रल रिगर्गिटेशन का काज आपको बताऊं तो काज आपके बिल्कुल सामने है, कोई इसका नया काज नहीं है। देखो, अगर ये ब्यूटीफुल हार्ट है ना, जो ब्यूटीफुल पढ़ना नहीं है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नया हार्ट। हाँ जी डॉक्टर ख्याम, मुझे आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर प्योर अटेंशन, बिकॉज यू वांट टू नो दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अगर देखें या इस एरिया की तरफ देखो, हमारे यहाँ पर जो मिट्रल वाल्व है ना वो बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये मिट्रल वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है तो ये जो फ्लैप्स होते हैं मिट्रल वाल्व के, क्योंकि सर हमें पता है मिट्रल वाल्व इज दी बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इसमें दो फ्लैप्स होते हैं, एक हम कहते हैं राइट फ्लैप, एक हम कहते हैं लेफ्ट फ्लैप, या इनका ही दूसरा नाम होता है लीफलेट्स, इनको ही हम लीफलेट्स भी कहते हैं, लीफलेट्स ऑफ द वॉल्व। तो ये जो लीफलेट्स हैं, जब आपका हार्ट डायलेट कर जाता है ना, तो डायलेशन की वजह से जो लीफलेट्स होते हैं ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे से अवे हो जाएंगे तो ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होते। जब ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होते तो इस पेशेंट के अंदर हमें मिट्रल रिगर्गिटेशन भी नजर आती है। ठीक होगा, मिट्रल रिगर्गिटेशन भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर कौन सी हमें हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो मैं आपको बचपन से ये बताता आ रहा हूँ, कब से, फ्रॉम डे वन, कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से बच्चों आपको थर्ड हार्ट S3 हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है। और S3 हार्ट साउंड क्यों सुनाई देती है? क्योंकि हमने हर चीज का रीजन देखना है। सर इस पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ल्यूमन है वो इंक्रीज हो गया। जब ये ल्यूमन इंक्रीज होगा तो एक तो आप क्या करो, बैक शंट करो ना लेफ्ट एटीएम में ज्यादा ब्लड को। अब आपके लेफ्ट एटीएम में ज्यादा ब्लड चला गया, ज्यादा 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 ब्लड चला गया। तो जब लेफ्ट एटीएम में ज्यादा ब्लड जाएगा तो ये क्या करेगा, उस सारे ब्लड को फेंके, क्योंकि लेफ्ट एटीएम तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, अभी लेफ्ट एटीएम की तो हाइपरट्रॉफी नहीं हुई।
तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, सारा ब्लड उठा के आपके राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फेंकेगा। जब ये सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फेंकता है, तो ये जो, चूंकि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन है, तो ये जो ब्लड है ये आपकी वॉल के साथ जाके टकराता है। और जब वॉल के साथ ये टकराएगा, इट प्रोड्यूस द एबनॉर्मल हार्ट साउंड, दैट इज द S3 हार्ट साउंड। ठीक हो गया सर, इजी एंड मीजी। नेक्स्ट आते हैं सर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। आई होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई। मैडम अभी बात खत्म नहीं हुई, टेंशन नहीं लेनी, अभी आप काफी सारी चीजें रहती हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के सर, हाइपरट्रॉफी जो कार्डियोमायोपैथी वाला पेशेंट होता है उसकी क्या हाइपरट्रॉफी, उसकी क्या मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा होता है। तो बच्चों पहले आपने याद रखनी कि जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है ज्यादातर जेनेटिक कॉजेज की वजह से होती है। ये प्योरली जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, कि अगर एक मेरे पास यंग पेशेंट है, तो अगर उस यंग पेशेंट की सडन डेथ हो रही है ना, तो पॉसिबिलिटी होगी कि उस यंग एथलीट्स के जीन्स के अंदर हमारे पास म्यूटेशन थी, उसको फैमिली से इनहेरिट हुई है वो म्यूटेटेड जीन, और उस म्यूटेटेड जीन की वजह से उस बच्चे के अंदर क्या हो रही थी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती। किस तरह होती है, हम ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले तो हमें उन दो ब्यूटीफुल जीन्स के बारे में बता दें, या उन जीन्स के बारे में बता दें कि जिसकी वजह से एबनॉर्मैलिटी या म्यूटेशन की वजह से इस पेशेंट के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है। तो वो जीन हमारे पास होती है, जो हमारे पास ये सॉरी जो हमारे पास प्रोटीन म्यूटेटेड होती हैं, वो होती है प्रोटीन सी या मायोसिन बी। असल में ये मायोसिन की ही टाइप होती है, जो हमने कहा था ना कि सर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो उसी जो आपके पास स्लाइडिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है ना, कैल्शियम आती है वो उनके ऊपर लगती है, तो आपका जो हार्ट होता है ना उसके ऊपर ये स्लाइडिंग करवा के कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो अगर हमारे पास ये जो मायोसिन बी और जो प्रोटीन सी है, एंड दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर सार्कोमियर्स। ठीक है, तो अगर सर मायोसिन बी और प्रोटीन सी के अंदर म्यूटेशन आती है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेड फ्लैग है। अगर इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आएगी, तो जो आपके पास सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट है वो यहाँ पर खराब होगी। जब सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट खराब होगी, जैसा कि हमने कहा था कि सर नॉर्मली जो सार्कोमियर्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं, ये इस तरह ब्यूटीफुल तरीके से, इन अ ब्यूटीफुल हार्ट, इन अ ब्यूटीफुल वे, these sarcomeres are arranged like this, and this is the normal arrangement of your sarcomeres। ये सर क्या, ये नॉर्मल अरेंजमेंट है सार्कोमियर्स की। अब अगर हमारे पास इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये सार्कोमियर्स क्या करें सर, दे स्टार्टेड टू अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर। तो अगर ये इस तरह पैरेलल मैनर में अरेंज होना शुरू हो जाए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो अगर ये एक ही एरिया के अंदर बच्चों इस तरह पैरेलल मैनर के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाए, तो मैं इसको कह सकता हूं कि इससे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल या जो आपका हार्ट है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सार्कोमियर्स causes the hypertrophic cardiomyopathy और causes the concentric hypertrophy। तो डिफरेंस दोनों में, डायलेशन में और हाइपरट्रॉफी में सिर्फ सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट का आ रहा है। उसमें सीरीज मैनर में थी, यहां पर पैरेलल मैनर में थी। तो सीरीज मैनर में हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर गया, सीधी पैरेलल मैनर में हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सार्कोमियर causes the sarcomeres causes the hypertrophy of your left ventricle। अब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ ऑफ योर हार्ट, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, ये देखो, फोकस, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये देखें, स्पेसिफिकली दो एरियाज की तरफ ना आपको ये नजर आ रहा है। एक तो जहां पर आपके पास ये जो पैपिलरी मसल्स है ना, जो आपके मिट्रल वाल्व को क्लोज कर रहे होते हैं, तो एक उस एरिया के अंदर इसकी हाइपरट्रॉफी स्पेसिफिकली होती है। और दूसरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ज्यादातर हाइपरट्रॉफी होती है, और जहां पर पैपिलरी मसल्स अटैच होते हैं ना, जो आपके मिट्रल वाल्व को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहां पर हाइपरट्रॉफी होती है। तो जब वहां पर हाइपरट्रॉफी होती है ना, तो ये एक्चुअली में ये आपके जो मिट्रल वाल है ना, ये मिट्रल वाल को भी अफेक्ट करते होते हैं, क्योंकि मिट्रल वाल के ये जो कोर्डिया टेंडना है वो पेप्लिन मसल्स के साथ है, और उस एरिया की क्या होगी हमारे पास, हाइपरट्रॉफी होगी। तो मिट्रल वाल डायलेशन में भी अफेक्ट होता है, और हाइपरट्रॉफी में भी जो मिट्रल वाल है ना वो आपका इफेक्ट होता है। बात आपने समझ आ गई। अब मैं थोड़ी सी आपको ना इसको अपने तरीके से समझाता हूँ। ब्यूटीफुल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर।
ये सर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद ऊपर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो मैंने कहा कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ज्यादातर कहाँ पर होती है सर? कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ज्यादातर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जहां पर आपके पास पेपलरी मसल लगता है उस पेपलरी मसल्स के अंदर ज्यादातर हाइपरट्रॉफी होती है। इन दो एरियाज के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है। अब आपको पता है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ही क्या निकलता है सर? यहाँ से आयोटिक, ब्यूटीफुल आयोटिक वॉल्व निकलता है यहाँ से। यहाँ से सर क्या निकलता है आपका? आयोटिक वॉल्व भी इसी एरिया से निकलता है, और इसके पास ही यहाँ पर आपके पास क्या बना है? मिट्रल वॉल्व है। अब आपने एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये जिसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, ये कॉर्डिया टेंडना, कॉर्डिया टेंडनिया, जो आपके पास एक फिलामेंट्स होती हैं जो पेपली मसल के साथ अटैच होती हैं और आपके मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर देखो आपकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो ये लूज हो जाएंगे कॉर्डिया टेंडना। जब ये कॉर्डिया टेंडना लूज हो जाते हैं तो आपका मिट्रल वॉल्व फ्री हो जाते हैं। जब मिट्रल वॉल्व फ्री हो जाता है ना, तो ये क्या कर सकता है? इट कैन कम्स टुवर्ड्स द आयोटिक वॉल्व एंड इवन इट कैन काज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर आयोटिक वॉल्व। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या HOCM, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन के दो रीजन आपने बच्चों लिखने हैं। ये वो ऑब्स्ट्रक्शन या जो सडन डेथ पेशेंट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, उसके दो रीजन है। एक है कि जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, और उसकी हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं? यहां से ब्लड की इजेक्शन को रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, ब्लड को बाहर एयोर्टा वॉल्व में नहीं जा रहा। दूसरे नंबर पर जो मिट्रल वॉल्व की फ्री मूवमेंट है, मिट्रल वॉल्व फ्री मूवमेंट। तो जब आपके पास मिट्रल वॉल्व की फ्री मूवमेंट होगी, क्योंकि कॉर्डिया टेंडना लूज हो गया ना, तो वो मिट्रल वॉल्व क्या कर सकते हैं? आपके आयोटिक वॉल्व के आगे आ जाएगा, उसके अंदर ये ब्लड नहीं जाने देता। तो एट दी एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है सर? उस पेशेंट के अंदर सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी आयोटिक वॉल्व की। जब सडन ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो पेशेंट की कार्डिक आउटपुट किसकी तरफ जाती है? ये देखो बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन जब आयोटिक वॉल्व की होगी तो जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट सडनली, उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। जब सडनली आपकी कार्डिक आउटपुट कम होती है तो पेशेंट हमारे पास किसकी तरफ जा सकता है? पेशेंट आपका सिनकोप की तरफ जा सकता है। तो इसलिए तो हमने देखा था कि सर एक एथलीट है, वो एथलीट हमारे पास जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि वो पेशेंट हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट होता है, तो जैसे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करता है उसकी बॉडी की डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये जो फ्री जो मिट्रल वॉल्व है या जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को, ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर देते हैं, फॉरवर्ड ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट आपका सिनकोप में चला जाता है। तो अगर पेशेंट यंग है, एथलीट है, उसकी सिंकोप में जा रहा है या सडन कार्डिक डेथ हो गया, तो उसका मोस्ट कॉमन काज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है? हाइपर समझ आ गई ना पैथोफिजियोलॉजी? इसके अंदर पैरेलल मैनर है और उसकी वजह से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और जो आपके पास मिट्रल वॉल्व है ना, उनकी एबनॉर्मेलिटी हो रही है। अब उस दिन ना एक क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट ने, अब वो स्टूडेंट यहाँ पर बैठा नहीं हुआ, डॉक्टर शिराज ने किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आई गेस मरमर पढ़ा रहा था। तो जब मैं मरमर पढ़ा रहा था ना, तो वो कह रहा था, मैंने उसको बताया था कि जो आपके पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है ना, इसके अंदर जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो ना, जब मतलब प्री लोड को हमने आफ्टर लोड को इंक्रीज किया था, और जब आप प्री लोड को इंक्रीज करते हो, तो जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो ना, तो मरमर डिक्रीज होता है इसके अंदर, यहाँ पर। और जब मैंने कहा था कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, लेट्स सपोज पेशेंट का हेमरेज हो गया है, लेट्स सपोज पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, या आपने कोई मैन्यूवर ऐसा कर दिया है कि लेट्स सडनली स्टैंडिंग, वो हमने कहा था कि जब आप सडनली खड़े होते हैं तो वीनस रिटर्न कम होता है, तो पेशेंट के अंदर ये जो कार्डियोमायोपैथिक वजह से मरमर सुनाई दे रहा होता है ना, वो मरमर हमारे पास क्या हो जाता है? वो वर्स हो जाता है। तो इंक्रीज वॉल्यूम है, देखो जब आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, इस एरिया के अंदर जब ज्यादा वॉल्यूम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना बच्चे, ये देखो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पीछे की तरफ चली जाती है। ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे चली जाती है? पीछे की तरफ। तो आपकी जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम होता है तो ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बैक साइड की तरफ चली जाती है, तो आपका जो फॉरवर्ड फ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की तरफ ब्लड का फ्लो वो इंप्रूव हो जाता है। तो इसलिए जो मर्मर होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कम हुई है। इसी तरह से अगर यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड यहाँ पर आगे की तरफ आएगी। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आगे की तरफ आएगी तो ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी ना कि चल भी भाई ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में आपने नहीं जाना। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आगे आती है तो इट ऑब्स्ट्रक्ट द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अयोटा। और जब ये फॉरवर्ड फ्लो को रोकेगी, रास्ते में रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी, उसकी वजह से जो मर्मर होता है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती, जो आपके सिस्टोलिक मर्मर आपको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर है सुनाई देता है। ठीक है जी, तो ये चीज इसके पीछे ये पैथोफिजियोलॉजी थी जो आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या आ सकती हैं। जो हमारे पास पेशेंट है जो हमारे पास पेशेंट है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का, तो सिम्टम्स का जो हमारे पास फंडा है वो सेम ही है। वो फंडा सेम क्या चीज है कि इस पेशेंट के अंदर हो रहा है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। पेशेंट में क्या हो रहा है सर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है। और जब आपने डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो उस पेशेंट के अंदर आपने याद रखना है कि कार्डिक आउटपुट इसकी भी कम होती है, लेकिन वो ना ज्यादा कम नहीं होती जैसे कि सिस्टोलिक के अंदर होती है। यहाँ पर किसी हद तक जो आपकी कार्डिक आउटपुट होती है या जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो ठीक होती है। इन द केस जब आपको ज्यादा कार्डिक आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो वो तो ज्यादा कार्डिक आउटपुट आप पेशेंट को नहीं दे सकते। जैसे कि एक्सरसाइज मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना, पेशेंट नॉर्मल वो एथलीट ठीक होता है, लेकिन जैसे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करता है ना, जैसे वो पीक के ऊपर जाता है एक्सरसाइज के अंदर, तो उस पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की डिमांड बढ़ी और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन थी इस ऑब्स्ट्रक्शन ने उसकी डिमांड को कम कर दिया, उसको फुलफिल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि इस पेशेंट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 40% से ज्यादा होती है, मतलब प्रिजर्व होती है नॉर्मली। लेकिन जब आपको ज्यादा ब्लड चाहिए होता है तो वो ये ज्यादा ब्लड सप्लाई आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, तो जिसकी वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। वैसे भी जितने भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होते हैं उन सब के अंदर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो प्रिजर्व होती है, क्योंकि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ठीक होती है, सिर्फ पेशेंट की रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है। लेट्स सपोज अगर नॉर्मल 100 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से 80 आएगा, लेकिन क्योंकि सिस्टोल से ही काम कर रहा है तो 80 में से 60 को बाहर निकाल देगा, तो किसी हद तक आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है ना वो प्रिजर्व रहती है इस पेशेंट के अंदर। लेकिन जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो वो डिमांड फिर फुलफिल नहीं होती, जिस वजह से पेशेंट के अंदर आपको सिंकोप, जिस वजह से क्या सिम्टम आ सकती है सर, सडन पेशेंट में हमारे पास बेहोश हो सकता है, सिंकोप, या पेशेंट की सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। तो सडन कार्डिक डेथ में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इज वेरी मोस्ट कॉमन इन एथलीट। सडन कार्डिक सडन कार्डिक डेथ, क्योंकि आपको जब एक्सरसाइज करते होते हैं तो उसको ज्यादा जरूरत होती है और वो ज्यादा जरूरत हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही होती, जिस वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा सर इस पेशेंट के अंदर हमें कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है सर? आपने डे 1 से बताया हुआ है कि इन पेशेंट्स के अंदर हमें S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है, जो एट्रियल क्लिक या एट्रियल किक की वजह से एट्रिया क्या करता है ब्लड को यहाँ पर, क्योंकि हाइपरट्रोफी है ना, तो एट्रिया बड़े जोर से ब्लड को फेंकता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जिसकी वजह से एट्रियल किक क्रिएट होती है, और इस एट्रियल किक की वजह से आपको लेट डायस्टोलिक हार्ट मर्मर या जिसको लेट डायस्टोलिक S4 हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है। अगर आपको अर्ली डायस्टोलिक हार्ट साउंड सुनाई देती है तो वह S3 होती है, अगर आपको लेट सुनाई देती है तो वो हमारे पास S4 होती है। जैसे कि आपको पता है ना, S4 S1, फिर आपको S2 सुनाई देती है, फिर आपको S3 सुनाई देती है, और फिर S3 के बाद जाकर और S1 से पहले आपको यहाँ पर S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में सर S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। कितना इजी इजी कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, इसके हमने कॉजेज नहीं ना लिखे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी के। एक तो कॉजेज मैंने आपको ऊपर बता दिए थे कि सर जेनेटिक कॉज है, लेकिन दो तीन इसके रीजन ना और बताए जाते हैं मल्टी सिस्टेमिक रिलेशन के हिसाब से। जिन लोगों के अंदर हाइपरटेंशन होती है ना बच्चों, क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ये लिख के याद रख लो कहीं पर। क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, पेशेंट के अंदर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, इसका मतलब है कि लोगों के अंदर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के भी होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बंदा हमारे पास यंग है और उस पेशेंट के अंदर फ्रेडरिक एटैक्सिया है, क्या है पेशेंट के अंदर? फ्रेडरिक पेशेंट के अंदर फ्रेडरिक एटैक्सिया, जो कि एक हमारे पास न्यूरोलॉजिकल
जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर के अंदर आपको डायबिटीज मेलाइटस भी पेशेंट में बच्चा होता है, उस बच्चे में डायबिटीज मेलाइटस भी होती है, उसको न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट की डिजीज भी नजर आती है, पेशेंट की जो मूवमेंट होती है वो भी इंपेयर होती है, और उस पेशेंट के अंदर भी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी आपको नजर आती है। ठीक है जी, तो ये कुछ आपने कॉजेज याद रखने, एक जेनेटिक म्यूटेशन था, एक हाइपरटेंशन है, तीसरा फ्रेडरिक एटैक्सी वाले पेशेंट के अंदर हमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नजर आती है। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जैसे जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? अभी ये देखो, यहाँ पर ना तो डायलेशन होती है, ना ही यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होती है, यहाँ पर होती है हमारे पास अक्यूमुलेशन और इनफिल्ट्रेशन, एंड अक्यूमुलेशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो वो डायरेक्टली जाकर ना, जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, लेट्स जैसे मैंने आपको बताया आयरन होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एमाइलोइड हो गया, आयरन होगी, एमाइलोइड हो गया, जैसा कि आपके पास ग्रेनुलोमा हो गया, नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमा जो आपको सार्कोडोसिस में नजर आता है, ये हो गया हमारे पास। कोई कॉपर सीमंद हो गया, कॉपर भी हमारे पास ये डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा और जो हमारे पास फिल्ट्रेशन नजर आती है, सिनोफिल सेल्स, बाजू का जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर सिनोफिल सेल एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है, आई गेस क्या नाम था उसका, फाइब्रोइलास्टोसिस या पता नहीं इस तरह का उसका नाम होता है। उसमें जो बच्चों के अंदर एसिनोफिल सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये जो एसिनोफिल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, उस पेशेंट के अंदर मायोकार्डियम में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मायोकार्डियम के अंदर आपको क्या नजर आ रही है, इनफिल्ट्रेशन नजर आ रही है। तो जब ये इनफिल्ट्रेशन होगी, तो दोबारा फिर इस पेशेंट के अंदर डायास्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? यहाँ पर भी डायास्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो ये कुछ कॉजेज आपने इसके याद रखने हैं। मैंने कहा इसके अलावा जितनी भी इंफ्लामेटरी डिजीजेज होती हैं, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया हीमाक्रोमाटोसिस है, सार्कोडोसिस है, उसके बाद एमाइलोडोसिस है। अगर एल्डर पेशेंट है ना, अगर उसकी एज ज्यादा है, तो उसके अंदर आपने एमाइलोड को याद रखना है। अगर उसकी मिडिल एज है, मतलब 30-35 साल है, और मेल है, उस पेशेंट के अंदर हीमोक्रोमाटोसिस होती है, और उसकी वजह से आपको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी हो सकती है। अगर वो बच्चा है, तो बच्चे के अंदर हमारे पास ये एसिनोफिल सेल ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियो मायोपैथी उस पेशेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, जिसको आई थिंक लोफलर सिंड्रोम या लोफलर एंडाकार्डाइटिस कुछ इस तरह का इसका नाम है, जिसमें एसिनोफिल सेल ज्यादा होते हैं। लोफलर, आई थिंक लोफलर ही है, क्योंकि जिसके अंदर ये ई आता है ना, लोफलर सिंड्रोम। तो लोफलर सिंड्रोम के अंदर पेशेंट के अंदर आपको ज्यादा सिनोफिल सेल्स होते हैं बच्चे के अंदर, और वो सिनोफिल सेल मायोकार्डियम में डिपॉजिट होकर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी काज करवा सकती हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता हूँ एक का। मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ, देखो इसकी समझ आ गई। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी के अंदर क्या अक्यूमुलेशन होगी, वो किसी की वजह से, वो आयरन है, वो एमाइलोइड है, वो सार्कोडोसिस है, वो ग्रेनुलोमा है, वो हमारे पास सिनोफिल सेल्स है, तो वो रिस्ट्रिक्शन काज करवा देगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर पेशेंट हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि हीमाक्रोमाटोसिस की वजह से ना यंग फीमेल को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी नहीं हो सकती, क्या रीजन है इसका? जीजी लोफलर एंडोकार्डाइटिस। क्वेश्चन मेरा ये है कि सर, पेशेंट के अंदर, यंग पेशेंट है, मतलब 30-35 साल की फीमेल है, और उसके अंदर हीमाक्रोमाटोसिस की वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी नहीं हो सकती, इसका क्या रीजन है? जैसे कि डॉक्टर बुखारी ने बताया ना कि सर, पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो यंग फीमेल होती है ना, मैं आपको सबका जो कंसेप्ट है मैं इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। जब यंग फीमेल होती है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से क्या होता है सर, ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है। ब्लीडिंग होती है मतलब ब्लड लॉस हो रहा है। जब आपके पास ब्लीडिंग होगी, तो उसकी वजह से जाहिर बात आपके पास रेड ब्लड सेल्स लॉस होंगे। जब आपके पास रेड ब्लड सेल्स लॉस होंगे, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है सर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीम होती है, या जिसको मैं चलो पूरा लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन होती है। इसका मतलब रेड ब्लड सेल लॉस हो रहे हैं, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन भी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन लॉस हो रही है, तो उस पेशेंट की जो आयरन होती है ना, वो आयरन भी लॉस होती है। तो यंग फीमेल की, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, क्योंकि उसकी आयरन साथ साथ लॉस हो रही होती है, तो अगर उसको हीमोक्रोमेटोसिस की डिजीज है भी है, तो उसको सिम्टम इस वजह से नहीं आते, क्योंकि उसकी जो आयरन होती है वो बॉडी से लॉस हो रही होती है, वो डिपॉजिट होने की तरफ जाती नहीं है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज होता है, तो मीनोपॉज के बाद आयरन चूंकि लॉस नहीं हो रहा होता ब्लड, तो हमारे पास आयरन ज्यादा हो जाती है उस पेशेंट के अंदर, फिर जाके पेशेंट को हीमाक्रोमाटोसिस की वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो इसके अब हम सिम्टम डिस्कस करते हैं कि सर, इस पेशेंट के अंदर भी क्या होगा, डायस्टोलिक हार्ट
फेलियर वाली आपको सिम्टम्स नजर आती है, ठीक है जी। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले सिम्टम के अंदर आपने क्या याद रखना है कि सर यहाँ पर हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, या मैं जिसको सिंपल लिखता हूँ कि यहाँ पर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ना, ये नॉर्मल रहती है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जैसे ही इसको ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, जैसे लेट्स सपोज ये पेशेंट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज के दौरान जब ब्लड की ज्यादा इसको जरूरत पड़ती है, ज्यादा कार्डिक आउटपुट की जरूरत पड़ती है, तो वो कार्डिक आउटपुट इसको नहीं मिलती। जब उसको कार्डिक आउटपुट नहीं मिलती तो पेशेंट हमारे पास सिनकोप, लाइट हेडेडनेस, इस तरह की सिम्टम के साथ आ सकता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से सिम्टम इतनी ज्यादा वर्स नहीं होती जितनी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से होती है, ठीक है। सर इसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स आ सकती हैं, तो सिम्टम हमारे पास आ सकती है क्योंकि पेशेंट के अंदर लाइट हेडेडनेस हो सकती है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है ना, तो लाइट हेडेडनेस उस पेशेंट में आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है ना, बहुत सीवियर कंडीशन, तो सीवियर कंडीशन के अंदर इस पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो जब इसको लेफ्ट हार्ट, और सिम्टम आपको समझ आ रही है कि आपके पास क्योंकि हाइपरट्रोफी हुई है, लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा काम करना पड़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फेंकने के लिए, तो जिसकी वजह से विद पैसेज ऑफ टाइम 3-4 से ज्यादा पेशेंट को ये कंडीशन रहती है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है। और जब पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो उसको क्या होगा सर, पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगी, जैसा कि पेरिफेरल एडिमा, सॉरी पल्मोनरी एडिमा, जैसा कि पेशेंट में पल्मोनिया एडिमा, और पल्मोनिया एडिमा की वजह से क्या सिम्टम आएंगे, वही पल्मोनिक कंजेशन वाली डिस्निया, टेकिपनिया, कफ, इस तरह की सिम्टम पेशेंट को आ सकते हैं। लेकिन जब जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाए तब ये वाली सिम्टम्स आपको उस पेशेंट में नजर आती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि आपने एक साइन याद रखना है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन किया आपने, आपको इसमें कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देती है? चले आप ये बताओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी में कौन सी हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है? अब ये ना मुझे कहना कि सर S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। वही बात हुई ना, S4 लिखा हुआ है माँ हमने। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहानी के अंदर ये है कि यहाँ पर अर्ली S3 हार्ट साउंड होता है, अर्ली S3 हार्ट साउंड है, और लेट स्टेज के अंदर आपको S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। इसलिए शायद आपकी बुक्स वगैरह ने नहीं लिखा होता कि इस पेशेंट में कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है, क्योंकि ये मिक्स होता है। स्टार्ट के अंदर S3 हार्ट साउंड सुनाई दे रहा होता है, जब कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स होती है तो S4 हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ द डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब आते हैं कि सर हमने इसको ट्रीट भी तो करना है, तो सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं डायस्टोलिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर। क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, सिस्टोल का प्रॉब्लम था कि उसका हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। तो बच्चों, जिस पेशेंट का हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं ना करता, तो हम कोशिश ये करेंगे ना कि यार इसके हार्ट को काम कम करना पड़े, हम इसके हार्ट की तरफ ना कम ब्लड भेजते हैं, क्योंकि वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हुआ हुआ है। अगर आप ज्यादा ब्लड भेजोगे तो वो जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन और ज्यादा वर्स हो जाएगा। तो आपने इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, जैसे हम हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं वैसे हमने इस पेशेंट को क्या करना है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट को ट्रीट करना है, क्योंकि वैसे इसमें हो भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है ना, तो उस हिसाब से हमने इसको ट्रीट करना है। जिसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, वीनस रिटर्न को, वीनस रिटर्न को आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्योंकि देखो, जब आप वीनस रिटर्न को डिक्रीज करोगे तो हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। जब हार्ट का वर्कलोड कम होगा तो इसको कम काम करना पड़ेगा, जब कम काम करना पड़ेगा तो इसकी जो डिस्फंक्शन की सिम्टम्स हैं वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगी, या ज्यादा वर्स नहीं होगी, डिक्रीज तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो ज्यादा वर्स नहीं होंगी। हम इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, वीनोडाइलेटर्स देंगे, मतलब कि वेन्स के अंदर ज्यादा ब्लड रखेंगे। हम इस पेशेंट की जो वीनस रिटर्न है उसको डिक्रीज करेंगे, ताकि पेशेंट का जो हार्ट का वर्कलोड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सर हम वीनस रिटर्न को कैसे कम कर सकते हैं, देखो जी, वीनस रिटर्न को हम कम कर सकते हो अगर आप उस पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम करते हो। अगर हम उस पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो कम कर दें, तो सर हम ब्लड वॉल्यूम कैसे कम कर सकते हैं? ब्लड वॉल्यूम बच्चे आप कम कर सकते हो अगर आप किडनी से जो यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन है ना वो कम करवा दो। वो आप कैसे करवा देते हो, आपने इस पेशेंट के अंदर सबसे पहला काम करवाना है, आपने सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है। क्योंकि सोडियम की वजह से आपको पता है, अगर सोडियम ज्यादा होगा
रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है तो ब्लड वॉल्यूम आपका ज्यादा हो जाता है। तो पहला काम करना आपने इस पेशेंट के अंदर सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है। दूसरे नंबर पर आपने जो इनटेक ऑफ वाटर है ना वो इस पेशेंट का कम करना है। इनटेक आपने इस पेशेंट का कम करना है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर फिर आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, आपने यहाँ पर पेशेंट के अंदर डायूरेटिक्स देनी है ताकि फ्लूइड को हम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल दें, ताकि इसके हार्ट की तरफ कम फ्लूइड जाए और हमारे पास पेशेंट की जो कंडीशन है वो ज्यादा वर्स ना हो जाए इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। चौथे नंबर पर हम पेशेंट के अंदर मैंने कहा था विजो वेनो वेन्स को डायलेट करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है एसी इनहिबिटर्स और जो हमारे पास अर्ब्स होती हैं ये वाली ड्रग्स। इन ड्रग्स के आपको दो तीन फायदे होते हैं, एक तो ये आपकी बॉडी से ज्यादा वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे होते हैं और दूसरे नंबर पर ये वेन्स के अंदर विनोडाइलेशन को कम सॉरी विनोडाइलेशन करवा देते हैं ताकि आपकी जो वेनस रिटर्न है वो भी कम हो जाए। तो एसी इनहिबिटर्स एंड अर्ब्स आर आल्सो वेरी गुड ड्रग। अगर इन ड्रग से काम नहीं हो रहा ना आपकी डायूरेटिक से या एसी इनहिबिटर से, तो फिर हमारे पास आता है डॉन इन द हाउस। वो डॉन इन द हाउस कौन सी ड्रग है सर? सैक्यूबिट्रल। सैक्यूबिट्रल हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ये सैक्यूबिट्रल ड्रग काफी ज्यादा यूज की जाती है। ये सैक्यूबिट्रल ड्रग पता क्या करती है? ये सैक्यूबिट्रल ड्रग आपके पास एएनपी और बीएनपी को इंक्रीज करवाती है। इंक्रीज एएनपी एंड बीएनपी। वैसे इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे फार्मा के अंदर। ये आपका जो निप्रोलिसिन मालिक्यूल होता है ना ये उसको इनहिबिट करती है। वो निप्रोलिसिन मालिक्यूल एएनपी और बीएनपी की ब्रेक डाउन करवाता है। तो जब सैक्यूबिट्रल उस निप्रोलिसिन को इनहिबिट कर देती है ना, यहाँ पे चल मैं लिख देता हूँ, निप्रोलिसिन, ये निप्रोलिसिन ना आपकी एएनपी बीएनपी को तोड़ता है, तो सैक्यूबिट्रिल ना इसको इनहिबिट कर देती है। जब ये निप्रोलिसिन इनहिबिट हो जाएगा तो एएनपी और बीएनपी ज्यादा होगा, और अगर एएनपी और बीएनपी ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? हाँ जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एएनपी एंड बीएनपी? कम ऑन स्टूडेंट्स, एएनपी और बीएनपी का हमें यहाँ पर क्या फायदा हो सकता है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट? बता दो यार, सारा कुछ पढ़ा हुआ आप लोगों ने। सर्वेलेंस इंटरनल इंक्रीज कराते किस तरह? यार इतनी देर को तो बंदा पीछे इसकी फिजियो से निकाल के ही बता देता है या सर्च करके ही बता देता है यार। कोई हाल नहीं है तुम लोगों का स्टूडेंट। यार एएनपी और बीएनपी हमने कहा था सर, ये नाइट्रोयूरेसिस भी करवाती है, वेजोडाइलेशन भी करवाती है। बहुत सोच समझ के बताया आप लोगों ने। दो इफेक्ट होते हैं, एक तो ये नाइट्रोयूरेसिस करवाती है कि ये सोडियम को बॉडी से बाहर निकालती है, दूसरा ये वेजोडाइलेटर्स होती हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी ड्रग होती है जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट की तरह आपको इफेक्ट नजर आता है। इसके अलावा सर, क्योंकि पेशेंट के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब मैंने इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप इस पेशेंट को पॉजिटिव इनोट्रॉप्स दोगे, जो कि कौन सी ड्रग है? डाइजॉक्सिन। लेकिन इस डाइजॉक्सिन के साथ आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स भी देते होते हो, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवा रहे हो और ऊपर से पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। तो इन दोनों चीजों को क्या करना है आपने, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, डाइजॉक्सिन को और बीटा ब्लॉकर्स को। बीटा ब्लॉकर्स के यहाँ पर दो फायदे हैं, एक तो ये डाइजॉक्सिन की ओवर एक्टिविटी को कम करती है, दूसरा ये आपके पास हार्ट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो रही थी ना, ये उसको भी क्या करती है? कम करती हैं। तो ये सारी आपने ड्रग्स यूज करनी है। अगर इनका इफेक्ट ना आए, जब आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, तो क्या आपका मेडिसिन क्या आपके पास अप्रोच नेक्स्ट क्या होती है जब मेडिकल आपके पास थेरेपी फेल हो जाती है? सर दैट इज अ सर्जिकल अप्रोच। जब मेडिकल अप्रोच हमारे पास काम नहीं करती तो हम यूज करते हैं सर्जिकल अप्रोच। तो एट द एंड आपने फिर इस पेशेंट का क्या कर देना है? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की काफी ज्यादा इंडिकेशंस होती हैं। पेशेंट आपका अगर यंग है तो हम करेंगे, पेशेंट के अंदर ज्यादा कंडीशन मतलब कि ये नहीं है कि उस पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, तो उस पेशेंट को जब हार्ट फेलियर करेंगे तो हो सकता है पेशेंट की वैसे डेथ ही ना हो जाए। पेशेंट यंग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कोई और है कोमोर्बिडिटीज नहीं है इस पेशेंट के अंदर होनी चाहिए, तो इस केस के अंदर आप इस पेशेंट को ट्रीट कर लेते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर, हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ द हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इस पेशेंट के अंदर आप इसको कैसे ठीक करोगे? देखो यहाँ पर आपने जो पहली चीज याद रखनी है ना, वो इस पेशेंट के अंदर, मैंने कहा था ना कि जब ये एक्सरसाइज करता है ना ये एथलीट, तो तब इसको प्रॉब्लम होती है। तो आपने इस पेशेंट की जो एक्सरसाइज है ना उसको सिसेस करवाना है, मतलब रोक देना है। जैसे होता है ना सिसेशन ऑफ स्मोकिंग, तो यहाँ पर आपने सिसेशन ऑफ एक्सरसाइज इस पेशेंट की लिखवानी, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करेगा तो इसकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो ये एथलीट्स की आपने एक्सरसाइज को रुकवाना है। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि सर
यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम को कम नहीं आपने करना। यहाँ पर अगर ब्लड वॉल्यूम वॉल्यूम को कम करोगे तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर सर, हम इस पेशेंट को ना हाइड्रेटेड रखते हैं। आपने इस पेशेंट को वेल हाइड्रेट रखना है। वेल हाइड्रेशन का क्या मतलब होगा कि पेशेंट के अंदर सर वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। पेशेंट के अंदर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा वो क्या है, ज्यादा जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा जाएगा तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है तो मरमर भी कम जनरेट होता है, तो आपके पास कार्डिक आउटपुट भी इस पेशेंट की इंप्रूव होती है। तो इसलिए इस पेशेंट को आपने हाइड्रेटेड रखना है, ऊपर वाले पेशेंट को आपने डिहाइड्रेटेड रखना है। समझ आ गई इस चीज की? ये अप्रोच आपने इस पेशेंट के अंदर यूज करनी है। दूसरा सर, पेशेंट के अंदर इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि जो इसकी कार्डिक आउटपुट है ना वो हमारे पास अप टू मार्क नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं है। तो इस पेशेंट के अंदर भी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, चलो हम उसको कह लेते हैं, वो उसके इंक्रीज होने का ज्यादा चांस होता है। पेशेंट में अरिथमिया डेवलप होने का ज्यादा रिस्क होता है। वो कौन सा? टैकी अरिथमिया डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए फिर इस पेशेंट को हम क्या करते हैं, इसको भी बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है। मैंने आपको शायद स्टार्ट के अंदर यही बताया था, नहीं मेडिसिन वाले बच्चों को बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स, इन दोनों की थेरेपी को हम क्या कहते हैं सर? इट इज कॉल्ड द एंटी इम्पल्स थेरेपी। एंटी इम्पल्स थेरेपी कि ये उस पेशेंट के अंदर जो टैकियारिथमिया डेवलप हो सकता था ना, ये उस पेशेंट को उस चीज से बचा के रखती है। और दूसरे नंबर इसका फायदा में ये होता है कि आपके पास जब हार्ट रेट कम होगी ना, तो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो प्रॉपरली डायलेट होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली डायलेट होगा तो उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होगा। जब उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पेशेंट की कार्डिक आउटपुट इंप्रूव होगी। जब कार्डिक आउटपुट इंप्रूव होगी तो पेशेंट के अंदर हमें जो सिम्टम्स आते हैं सिनकोप वगैरह के, वो सिम्टम पेशेंट के अंदर इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी। बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने की वजह से तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो हमारे पास ठीक हो जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, एक्सरसाइज रखवानी है, हाइड्रेटेड रखना है, एंटी इम्पल्स थेरेपी आपने इस पेशेंट की करनी होती है। अगर बाद में आपको मतलब अरिथमिया वगैरह डेवलप होने का रिस्क हो ना इस पेशेंट के अंदर, तो इनके अंदर हम आईसीडी, वो जो हमने कल कहा था इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वो बहुत वर्स्ट कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसका ट्रीटमेंट ना मुझे आपने बताना है। आई होप सो यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाँ जी, क्या ट्रीटमेंट होता है इस पेशेंट का? जल्दी जल्दी बता दो, हमारे पास ये इतना टाइम नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करोगे बच्चों, प्यारे बच्चों? जो आपके पास जो हम गाइडेंस यूज करते हैं ना, उसका सबसे पहला स्टेप होता है, भाई इस पेशेंट का डॉक्टर किरण आप भूल गए हो, अंडरलाइंग काज को ठीक करना है। अंडरलाइंग काज को आपने ठीक करना है। जैसा कि अगर सर उस पेशेंट के अंदर सार्कोडोसिस है, क्या है पेशेंट के अंदर है? सार्कोडोसिस की वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, तो उस पेशेंट को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर उस पेशेंट को हीमोक्रोमाटोसिस की वजह से हो रही है, हीमोक्रोमाटोसिस, तो उस पेशेंट को हम क्या देते हैं सर? उस पेशेंट को आयरन चिलेटिंग एजेंट्स देंगे, आयरन को निकालेंगे बॉडी से। तो यहां पर हम लिखते हैं आयरन, आयरन चिलेटिंग एजेंट्स। ठीक है। और आयरन चिलेटिंग एजेंट किसी एक का नाम मैं आपको चलो लिखवा देता हूँ, वो है डेफिरोक्सामीन। डेफिरोक्सामीन ये आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है जो हीमोक्रोमाटोसिस के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है जी। सर इसके अलावा अगर उस पेशेंट के अंदर किसकी वजह से हो रहा है, एमाइलोडोसिस की वजह से हो रहा है, तो एमाइलोडोसिस को आप ठीक करो, बॉडी से एमाइलोड्स को निकालो, एमाइलोड चिलेटिंग एजेंट्स कोई होते होंगे, उन एजेंट्स को आप यूज करो, या फ्लैबोटॉमी कर दो। ठीक हो, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। जब आपने ब्लड सर्कुलेशन में कोई चीज इंक्रीज हो रही होती है ना, तो उस पेशेंट की आप कहते हो फ्लैबोटॉमी, मतलब कि उसका वेनस ब्लड, जो गाढ़ा ब्लड होता है ना, उसको निकाल देते हो। जैसा कि हम पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर भी करते हैं, ये हीमाक्रोमाटोसिस के अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, गाढ़े ब्लड को बॉडी से निकाल दो,
ताकि पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेशन ना हो और हाइपर विस्कोसिटी की सिम्टम्स ना हो पेशेंट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जैसे एसिनोफिल सेल ज्यादा हो रहे थे, तो आपने उस पेशेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है ना वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो बात बताने का मकसद ये है कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपेथी को आपने क्या करना है, अंडरलाइन काज को ठीक करना है, और जो अंडरलाइन काज होगा ठीक होगा तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपेथी का पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास एक कंडीशन होती है, किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक को बंद कर लिया, इस थोड़ा सा ख्याल किया करें। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। ओ माय गॉड डॉक्टर बुखारी, योर प्रॉब्लम इज हियर, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम पता है क्या होता है? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है कि जब पेशेंट की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आती है ना, देखो लेट्स सपोज आपका हो गया जी ब्रेकअप, क्या हो गया जी, वैसे आजकल ब्रेकअप से कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं आती, तो हम कहते हैं चलें जी ब्रेकअप है या आपकी मनी लॉस होगी, जो आजकल सबसे बड़ा रीजन है, आपके पैसे गुम हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर है स्ट्रेस। जब बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से क्या होता है सर, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है सर, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं। जब एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे तो ये क्या करते हैं सर, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करने के साथ साथ अगर ये क्या कर दें, आपके हार्ट के सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट को सीरीज मैनर के अंदर अरेंज करवाना शुरू कर दें, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो जब भी पेशेंट की बॉडी के ऊपर सडनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है ना, तो उस पेशेंट के अंदर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, या जिसका दूसरा नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, या जिसका तीसरा नाम है टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी। आई थिंक जो टकोट्सुबो ना ये एक जापानीज वर्ड है, तो उस डिजीज का नाम टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी है। हो सकता है जापान के अंदर ज्यादा ब्रेकअप होते हो, वहां पर ज्यादा लोगों के अंदर स्ट्रेस आती हो, तो इस वजह से इसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहा जा रहा है। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होती है ना, तो स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट के अंदर जब क्या होगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी, सार्कोमियर्स की अरेंजमेंट उसकी डायलेट इसमें सीरीज मैनर के अंदर होगी, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इस पेशेंट के अंदर होती है, और फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मजे की बात ये, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, मजे की बात ये है कि इस पेशेंट की जो सिम्टम्स होती हैं वो सिम्टम रिजॉल्व हो जाती हैं आफ्टर 4 to 6 वीक्स। ये अच्छी बात है, ताकि हम क्या करें, दोबारा ब्रेकअप के लिए रेडी हो जाएं, दोबारा मनी लॉस के लिए हम दोबारा रेडी हो जाएं। तो 4 to 6 वीक के बाद ये जो सिम्टम्स होती हैं वो पेशेंट की डिसॉल्व हो जाती हैं, और दोबारा फिर रेडी हो जाता है पेशेंट स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe, like and share with your friends.